एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का जो कि खंड काव्य है, कौन सा नंबर का, 6, मातृभूमि के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी मातृभूमि से रिलेटेड कौन कौन से देशभक्त थे, लेकिन जिनकी फोटो हम देख रहे हैं वो कौन है, चंद्रशेखर आजाद। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे इस खंड काव्य के जो मेन हीरो है, यानी जो नायक है, जिनका हम चरित्र चित्रण भी देखेंगे, वो है चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये खंड काव्य क्या है, किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर किसी जिले के वाइज ये डिफरेंट है। तो आपको हर बार हर जो भी बच्चा जिस चीज़ से रिलेटेड करता हो कि हाँ मेरे जिले के अनुसार मुझे ये वाला खंड काव्य पढ़ना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने मार्क्स का आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि हमको जब पढ़ना होता है तब हम यही देखते हैं कि कितने नंबर में आ रहा है। तो ये नंबर में आएगा कितने, 3 मार्क्स में आएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने खंड काव्य आपकी बुक में देखा होगा तो आपको पता है कि उसमें लिखा आता है खंड काव्य, जिसमें आ जाएगा कि एक इससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है इसका कथानक बताइए, ठीक है। दूसरा, इसी के क्वेश्चन को रिपीट करके थोड़ा सा चेंज करके क्या दे देंगे, बोल देंगे कथा वस्तु लिखो, तो ठीक है कथा वस्तु लिख देंगे। तो भी हमको यही चीज लिखनी है। कथा सार कहा जाए तो भी ये लिखना है, सारांश कहा जाए तो भी ये लिखना है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है चरित्र चित्रण, कि इसका चरित्र चित्रण लिखो। चरित्र चित्रण बोला जाएगा तो चरित्र चित्रण लिखना है। चरित्र चित्रण किनका, चंद्रशेखर आजाद का हमें चरित्र चित्रण लिखना होगा कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है, थर्ड आपसे पूछा जाएगा कि इसमें घटनाएं। तो घटनाएं क्या होगा कि जो भी आपने कथानक में पढ़ा होगा ना, उसी से रिलेटेड आपको घटनाएं मिलेंगी, यानी वहां पर क्या क्या हुआ था, उस समय पर कौन कौन सी चीजें हुई थी, तो उनको आपको घटनाओं के रूप में लिखना होगा। तो ये हो गया घटनाएं, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कहां पर ये पढ़ना है, किन किन बच्चों को ये पढ़ना है, उसके लिए जिले के नाम लिखे हुए हैं। तो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखमीपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर, इन सब जिलों में जो है आपको ये खंड काव्य पढ़ना है। कौन सा, खंड काव्य 6, जो कि क्या है, मातृभूमि के लिए। अच्छा, इस खंड काव्य को लिखा किसने है, वो है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, ठीक है, प्रसाद नहीं, त्रिपाठी। हमको हमेशा डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का नाम याद आता है, तो डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी जी ने इस खंड काव्य को लिखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आएंगे। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डाल दिए, ताकि घूम के यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, जैसा भी हो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा और हमको आंसर ये लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कथा वस्तु लिखो, तो ठीक है कथा वस्तु लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। सर्ग क्या है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसे करके आपको एक स्टोरी बनाकर दी जाती है, जिसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या हुआ था, उनको इन्होंने सर्ग में मतलब कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि तृतीय सर्ग के बारे में बताइए, या तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या पूरा अगर आ जाता है कि कथा वस्तु लिखो, तो कथा वस्तु में आपको तीनों सर्ग जो हैं उन तीनों को लिखना है और उनका क्या लिखना है, सारांश लिखना है। तो ऐसा मत करना कि एक पैरा में पूरा लिख दिया या पूरा एक जैसे निबंध की तरह लिख दिया पूरा, नहीं, ऐसे मत करना। प्रथम सर्ग, तो प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है, तो अपने शब्दों में लिखना उसको ऐसे ही शॉर्ट में, मतलब पूरे पेपर की तरह भर के मत लिख देना, लिखना सर्ग में ही, बस थोड़ा सा डिटेल में ना लिख करके थोड़ा शॉर्ट में लिख देना, उसको सारांश कहते हैं। और अगर एक एक सर्ग की बात आती है तो उसको तो आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि तृतीय सर्ग का कथानक लिखो, तो कथानक बोले, सारांश बोले, आप सर्ग है तो पूरा अच्छे से लिखना उसको। अगर सिंगल एक सर्ग को बोला जाता है तब तो आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना, और अगर
क्या आता है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे सारांश आता है कि पूरा कथा वस्तु लिखना है, सारांश लिखना है, तो आप पूरा एक समराइज कर देना कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये चीज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट मातृभूमि के खंड काव्य के लिए अब द्वितीय सर्ग, इसी तरह से द्वितीय सर्ग भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रथम सर्ग पूछा जा सकता है, तो प्रथम सर्ग लिख देना। बलिदान सर्ग, अच्छा अब इसमें क्या होगा, ऐसे सर्ग के साथ उनके ब्रैकेट में नाम भी होंगे कि इसको बलिदान सर्ग कहा गया है, इसको संघर्ष सर्ग कहा गया है, तो ऐसे करके आपको सर्ग का नाम दिया जा सकता है। हो सकता है प्रथम सर्ग ना दे करके, द्वितीय सर्ग ना दे करके उसका ब्रैकेट का जो नाम है वो दे दे, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा हाँ द्वितीय सर्ग में इसका नाम ये था तो ये लिखना है, तो उसके बारे में लिखना है। तो ऐसे भी घूम के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट कथानक की विशेषता बताइए, अगर ऐसा आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, विशेषता मीन्स कि इसके बारे में ही लिखना है, तो पूरा का पूरा डिटेल में लिख देना। नेक्स्ट क्या है, खंड काव्य में वर्णित प्रेरक प्रसंगों के संक्षेप में उल्लेख कीजिए और यह भी बताइए कि उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रेरक प्रसंग आएंगे आपको बीच बीच में, छोटे छोटे से एक एक वन लाइन के, अगर वैसे आते हैं तो उनके बारे में आप लिखेंगे और बताएंगे कि उसमें आपको क्या मतलब क्या शिक्षा मिलती है, और कुछ कुछ घटनाएं भी मिलेंगी आपको, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको ये दिख जाएगा ना कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य, और उसमें अगर जैसे चरित्र चित्रण नहीं है तो फिर आप जैसे जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आप उसके बारे में ही कंप्लीटली उसके बारे में ही लिखोगे, तो आप इस तरह से लिख देना। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप में आ सकते हैं। नेक्स्ट आ सकता है कि खंड काव्य के संघर्ष, देखो मैंने कहा था ना कि संघर्ष सर्ग आ सकता है, बलिदान सर्ग आ सकता है, तो इस तरह के नाम ना देके, प्रथम द्वितीय ना दे करके उनके नाम दे देंगे, तो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है। बस अब देखो, अब हर किसी के जिले का एक ही खंड काव्य है, तो ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात तो है नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो वाला सर्ग, वो वाला खंड काव्य पढ़ना है, तो खंड काव्य में सर्ग तो आपको याद रहेंगे ही। अगर हाँ सबकी बात करें तब थोड़ा सा खिचड़ी बन सकता है, लेकिन अपना एक एक है सबका, तो एक एक अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 3 मार्क्स का है तो बहुत अच्छे से तरीके से लिखना, ताकि ये तो ऐसा हो जाए कि हाँ ये तो पॉकेट में आ गए हमारे, कि बस ये तो मार्क्स हमारे ही हैं। तो अच्छे से इस चीज को करके जाना, लाइटली मत लेना कि हाँ हाँ लिख देंगे। 3 मार्क्स का है लेकिन एक डिटेल वाला है, तो डिटेल में अगर आपको लिखना है तो आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है, टू द पॉइंट करके लिखना है, तो उससे ज़्यादा वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। ऐसा मत करना कि बस भर दो पेपर को, थोड़ा पॉइंट्स में इस तरीके से लिखना। अगर सारांश में तो सर्ग में लिखना, प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग ऐसे करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो अब इसी में इन्होंने कहा है कि मातृभूमि के खंड काव्य के लिए के आधार पर उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित किया है। तो आपको एक घटना भी, इसमें बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी पढ़ने को, आपको उसमें से जो भी घटना लगती है आप उसको अच्छे से लिखना। अब घटना में हो सकता है यहाँ पे बहुत शॉर्ट में उसका दे रखा हो, आप उसको डिटेल में लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, कि हाँ हमको इसको और अच्छे से बना के लिखना है। नेक्स्ट आता है, किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन करो। कोई एक घटना बोली हो तो एक घटना का वर्णन कर देना। ठीक है, तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हम शुरू करते हैं यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है, जो कि सभी क्वेश्चन का आंसर है। जयशंकर त्रिपाठी जो हैं द्वारा लिखित प्रस्तुत खंड काव्य, जो कि कितने सर्गों में है, 3 सर्गों में विभाजित है। पहला है संकल्प, दूसरा है संघर्ष और तीसरा क्या है, बलिदान। तो इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, और इसकी कथा जो है आपको निम्न प्रकार दी गई है। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है। प्रथम सर्ग, संकल्प। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी और अंग्रेजों का साम्राज्य था। भारतीय लोगों पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। परिणाम ये हुआ कि अनेक भारतीय उत्साही वीरों ने स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा तथा स्वदेशी का संदेश दिया और अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। बात कब की है, बात है जब भारत के स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब जब आजादी से पूर्व जो है ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों पर क्या कर रही थी, जुल्म कर रही थी। तो जब भी आप खंड काव्य को शुरू करते हैं, लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में है, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दो कि हाँ जिसके बारे में है ये उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो। आपको बेस बनाना होगा, बताना होगा कि ये कहाँ से शुरू हुई है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था इसका पॉइंट। तो यही चीज थी कि भाई संकल्प यानी कि आजादी का संकल्प के बारे में होगा ये बात। तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा जुल्म कर रही थी और बहुत सारे अत्याचार भी कर रही थी। अंग्रेज लोग जो थे वो भारतीयों पे बहुत अत्याचार कर रहे थे।
तब उस टाइम पर क्या हुआ, जो वहां के भारत के जो वीर हैं वो उत्साही हुए कि हमको कुछ करना है और भारत को आजाद कराना है। और उसी में ही क्या हुआ, गांधी जी जो थे उन्होंने सत्य, अहिंसा और स्वदेशी का जो संदेश दिया कि भाई अहिंसा रखना है, स्वदेशी अपनी चीजों को यूज करो और अपने देश की चीजों को यूज करो, बाहर की चीजें जो भी हैं, विदेशी चीजें हैं, उनका बहिष्कार करो। तो ये सब चीजें जब हो रही थी तो गांधी जी इन सब चीजों के लिए आगे आए। जब गांधी जी आए तो फिर आगे बाकी लोग भी जो थे वो भी उत्साही हुए कि नहीं हमको भी करना है। और अंग्रेज सरकार जो है देशभक्तों पर फिर क्या देखने लगी कि अरे यार ये तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनपे क्या करने लग गई, और जुल्म लगाने लग गई कि हाँ चलो ठीक है ये अब जाग रहे हैं तो इनको और तकलीफें देते हैं। एक तरफ तो क्या हो रहा था भाई, अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वीर देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी जो है सुलग रही थी। अब जहां से अत्याचार हो रहे थे तो दूसरी तरफ से भारतीय जो थे वो भी कह रहे थे कि हम भी क्यों चुप रहे, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो दोनों तरफ से जो है चीजें बढ़ने लगी, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे, तो वहीं दूसरी जगह पर जो भारत के वीर देशभक्त हैं उनके हृदय में क्या आने लगी, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए और ज्यादा चिंगारी जो है भड़कने लगी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहां से शुरू होता है हमारा मेन हीरो जो है, उसकी एंट्री शुरू होती है। वो कौन है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, जब ये सब चीजें हुई और उस टाइम पर चंद्रशेखर आजाद आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से बलिदान के लिए उन्होंने एक नए रास्ते बनाए। बहुत डेयरिंग थे वो, और उन्होंने फिर अपने जीवन में और अपने देश के लिए बहुत सारी चीजें की। अब यहाँ से उनके जीवन परिचय के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि वो कहाँ से थे, क्या क्या थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के बावरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के बावरा नामक गांव में। पॉइंट्स को अगर हाईलाइट करें तो सबसे पहले आपने एक बेस बनाया जिसमें आपने क्या लिखा कि स्टार्ट कहां से हो रहा था, भाई जुल्म हो रहे थे अंग्रेजों के, और फिर उसके बाद गांधी जी ने काफी चीजें की और उसी समय पर बहुत सारे देशभक्त जो है वो आ रहे थे, और उसी में ही चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। फिर चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम उनके जन्म के बारे में बात करेंगे। तो आपको एक पॉइंट की तरह अगर आप इसको पॉइंट में बनाओ तो सबसे पहले आप लिख देना कि आजादी से पूर्व। ठीक है, पहला पॉइंट आप ऐसे अपने माइंड में रखना कि आजादी से पूर्व। तो आपको जैसे ही आजादी से पूर्व आएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा आजादी से पूर्व क्या था, स्वतंत्रता से पूर्व क्या था, या स्वतंत्रता से पूर्व लिख देना। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व क्या था, भाई अंग्रेज जो है अत्याचार कर रहे थे, फिर गांधी जी जो थे उन्होंने सत्य अहिंसा के बारे में बताया, उसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने बलिदान के ऊपर मार्ग प्रशस्त किया। तो आप इससे अपनी 4-5 लाइनें जो हैं अच्छे से स्टार्टिंग जो है वो आप कर सकते हो। सेकंड आप क्या याद रखोगे कि अच्छा अब मुझे क्या करना है, चंद्रशेखर आजाद के जीवन के बारे में बताना है, तो आप उनका जीवन परिचय देंगे क्योंकि उनकी शुरुआत कैसे हुई इस सभी में मातृभूमि के लिए आने के लिए, तो वो चीजें हमको लाइन टू लाइन लिखनी है। तो फिर क्या हुआ था आगे, बड़ा होकर वह ब्राह्मण बालक जो है अध्ययन के लिए कहाँ चले गए थे, वो काशी चले गए थे। वहां समाचार पत्रों में अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी पढ़ करके उनका खून खौलने लगा। उन्होंने जब समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारे भारतीयों पर इतने ज्यादा जुल्म हो रहे हैं अंग्रेजों द्वारा, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उनका खून खौलने लगा, मतलब बहुत ज्यादा उनको क्रोध आने लगा। उसका चेहरा जो है कैसा हो गया था, क्रोध से तमतमा गया था, मतलब बहुत ज्यादा वो क्रोधी हो गए थे। रोलेट एक्ट और उसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। रोलेट एक्ट क्या हुआ था, रोलेट एक्ट ऐसा हुआ था कि वहां इस एक्ट में ऐसा था कि किसी भी भारतीयों को अंग्रेज लोग जो हैं वो बिना किसी से, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई भी मीटिंग किए बिना या कोई भी चीज वो करते हैं तो उनको सीधा जेल में डाल देते थे, और इसके लिए फिर अगर वो जेल में चले जाते थे तो उनको आगे अपील करने की कोई इजाजत नहीं थी, और कभी भी ऐसे मतलब कोई मीटिंग के थ्रू नहीं होता था, बस उनको जब भी लगता था वो सीधा उनको जेल में डाल देते थे। तो जब ये रोलेट एक्ट आया था, और उसके लिए कब आया था, ये आया था 1919 में। अब आपको याद रहे तो लिख देना, वरना कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको लिखना ही है। तो 1919 में जो है ये रोलेट एक्ट आया था, और उसी टाइम पर अब जो भी ये आया था रोलेट एक्ट, तो इसके लिए क्या किया था, जितने भी भारतीय थे सबने सोचा कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो कुछ भी अगर हल्का सा होता था तो सीधा जेल में डाल देते थे, ऐसा था। तब क्या आया, जलियांवाला बाग जो है वहां पर इस चीज के लिए सभा रखी गई, एक मीटिंग रखी गई कि भाई हमें इसके लिए कुछ करना है। फिर जलियांवाला बाग का तो हम सभी को पता है कि जनरल डायर ने जो है गोलियां चला दी थी और बहुत से हजारों में लोग जो है मारे गए थे। तो उस टाइम पर ये उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग के बाद हुआ, अंग्रेज जो थे उन्होंने चारों ओर से उनको घेर लिया, उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। ठीक है, जनरल डायर आ गया, इन्होंने जो है जलियांवाला बाग में
गोलियां चलवा दी और वहां पर भारतीय जो भी थे वो सब निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे, वो तो सभा के लिए आए थे। तो वहां पर उन्होंने गोलियां चलवाई और के आदेश पर इस हत्याकांड का समाचार सुनकर के चंद्रशेखर की आंखें जो हैं वो सजल हो उठी, मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने साथियों को देशभक्ति की प्रेरणा दी और कहा, सूत्रों का रटना छोड़ो तो अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। उन्होंने क्या किया, जब ये सब चीजें हुई, जब जलियांवाला बाग में ये सारा हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने जब ये समाचार सुना तो उनको बहुत क्रोध आया और तब उन्होंने अपने जो उसके साथी थे, उनके साथ जो थे, उन सभी को उन्होंने क्या कहा, उन सभी को उन्होंने देशभक्ति की प्रेरणा देते हुए कहा, सूत्रों का रटना छोड़ो तो अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। कि अब जो है, जो तुम सूत्र पढ़ रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, अब उन सभी चीजों को छोड़ दो, अब स्वतंत्रता के बारे में उस पाठ को पढ़ो कि हमें कैसे स्वतंत्रता मिलेगी, कैसे हमें आजादी मिलेगी, उसके लिए हमें करना है। तो अब जैसे क्वेश्चन आया था ना कि प्रेरक प्रसंगों के बारे में लिखो, तो एक प्रेरक प्रसंग आप ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेरक प्रसंग के ऊपर अपनी विचार लिखो, तो ये वाला ले लेना और इसके ऊपर आप अच्छे से डिटेल में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रण कर लिया। जब ये घटना हुई तो उनको लगा कि बस अब हो गई पढ़ाई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। और उस टाइम पर उन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी कि मुझे अब देश के लिए ही करना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करना है। अब मेरा जीवन जो है वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि के लिए। 1921 ईस्वी में जब ब्रिटिश युवराज भारत आए तो महात्मा गांधी ने असहयोग का नारा दिया, ठीक है। फिर 1921 में भारत आए थे कौन, ब्रिटिश युवराज आए थे, और तब उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो है किसके बारे में बताया, असहयोग का नारा जो है उन्होंने दिया। फिर देश के कोने कोने से कर्मचारी अपने कार्यालय, विद्यार्थी अपने विद्यालय और मजदूर अपने कारखाने छोड़ करके निकल पड़े। जो भी देश में जितने भी थे, कौन कौन थे, कर्मचारी थे, चाहे विद्यालय के विद्यार्थी थे, चाहे मजदूर थे, चाहे कारखाने वाले जो मजदूर थे, उन सब ने अपना काम छोड़ करके निकल पड़े कि अब हमको देश के लिए करना है। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ गया। 15 वर्ष का बालक कौन था, चंद्रशेखर। तब कितने ईयर्स के थे वो, 15 ईयर्स के थे। 15 वर्ष के बालक यानी कि चंद्रशेखर जो थे, उनको बंदी बना लिया गया। जब सब लोग सड़कों पे उतर आए थे ना विरोध करने के लिए, तो उस टाइम पर चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भी एक विद्यार्थी थे और वो भी आ गए थे, 15 साल के थे। तब उनको भी बंदी बना लिया कि चलो उसको भी पकड़ लो, पकड़ लिया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो उत्तर मिला आजाद। जब उनको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने तो पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोल दिया आजाद। ये हमने पढ़ा भी है और हमने देखी भी है, मूवी है ना। पिता का नाम पूछा तो उन्होंने क्या बोला, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कहा स्वाधीन, ठीक है। जब पिता का नाम पूछा तब बोला कि स्वाधीन। जब निवास स्थान पूछा तो उन्होंने कहा जेल खाना। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रश्नों के, जो उनके प्रश्न थे उनके उत्तर उन्होंने इस तरह से दिए कि नाम मेरा आजाद है, और पिता का नाम पूछा तो बोला स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता, और पूछा कहाँ रहते हो, निवास स्थान कहाँ है, तो बोल दिया जेल खाना। तो उन्होंने बिना डरे, 15 साल का बालक, उन्होंने इस तरीके से चीज कही। अब मेन पॉइंट कि अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि प्रमुख घटनाएं लिखो, तो पहली घटना आप ये वाली लिख सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है कि जब उनको, अब आप इसको बेस कैसे बनाओ, कि कहां से स्टार्ट करोगे, वहां से स्टार्ट करना कि जब ब्रिटिश जो युवराज है वो भारत आए थे और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में चलाया था, तब उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद और बाकी सब लोग जो थे इस प्रदर्शन के लिए बाहर आए थे। और उस टाइम पर जो है कौन, चंद्रशेखर आजाद, उनके लिए बता देना कि ये उनकी ये उम्र थी, उनसे ये क्वेश्चन किए गए थे। तो ये क्या है, एक प्रमुख घटना है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर को 16 बेतों, मतलब वो मारते हैं ना जैसे डंडों से, उनका दंड दिया गया कि इसको 16 बेतें जो है वो मारनी है। बालक बेतों की मार खाकर भी क्या बोलता रहा, भारत माता की जय बोलता रहा। बालक ही था वो 15 साल का, और उसको मारते जा रहे थे, तब भी वो क्या कह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय कह रहे थे। एक छोटे से बालक ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी थी। एक छोटा सा बालक था और उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार ही नहीं मानी और उनके सामने बिल्कुल निडर होकर के भारत माता की जय का जयकारा लगाते रहे। काशी के लोगों ने उनकी देशभक्ति और वीरता से प्रभावित होकर चंद्रशेखर का बड़ा मान सम्मान किया और अपार स्नेह दिया। इस प्रकार चंद्रशेखर का नाम जो है बिजली की चिंगारी
की तरह संपूर्ण भारत में फैल गया। और इस तरह से चंद्रशेखर आजाद का जो नाम है काशी में और बाकी सभी जगहों पर पूरे भारत में जो है फैल गया कि हाँ, एक बालक है जो कि बहुत ही निडर है और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया है और बिना डरे वो बहुत सी चीजें जो है वो कर रहे थे। ठीक है, यहां पर हमारा प्रथम सर्ग जो है वो कंप्लीट हुआ, जो कि क्या था, संकल्प। संकल्प मीन्स कि उन्होंने संकल्प कर लिया था, उन्होंने ठान लिया था कि मुझे मातृभूमि को इन अंग्रेजों से आजाद करवाना है। नेक्स्ट द्वितीय सर्ग जो कि क्या है, संघर्ष। अब इस संघर्ष में क्या होगा, उन्होंने बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारे संघर्ष किए होंगे, उनके बारे में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंध गए थे और वह था राष्ट्रभक्ति का बंधन। जितने भी बंधन थे उनके जीवन के, उन सभी को छोड़ करके वो किस बंधन में बंध गए, राष्ट्रभक्ति के बंधन में। आजाद के अद्भुत शौर्य को देख करके देशवासी तो क्या, प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई थी। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने साथियों और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की अग्नि भड़का दी। जब असहयोग आंदोलन का प्रभाव कम पड़ने लगा तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रत्यय लिया और इसके लिए उन्होंने बम और पिस्टल का निर्माण करवाया। जब इन चीजों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सरकारी खजाने को लुटवाया। सरकारी खजाने को लुटवाया, देखा होगा, रंग दे बसंती मूवी देखी होगी आपने, और भी चंद्रशेखर आजाद की भी मूवीज हैं, वो तो मेरे को इतनी याद नहीं है, लेकिन रंग दे बसंती मुझे याद है। तो वहां पे क्या था कि अब जो है उनको लगा पूरे देश में जो है सभी लोग उनकी भक्ति के बारे में, उनके देश प्रेम के बारे में जो है बहुत जानते थे। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने क्या किया था, अपने जितने भी जो उनके बंधु थे, जो उनके जेल में थे, बंदी थे, उन सभी को उनको आजाद करवाना था। अब धीरे धीरे क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करवाना है, सशस्त्र क्रांति जो है उसका प्रत्यय, कि भाई अब जो है मुझे शस्त्रों के साथ जो है उसकी क्रांति करवानी। तो अब शस्त्र के लिए क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। पैसा था नहीं, उनके पास पिस्टल भी नहीं थी और तो और उनके पास बम वम ये सब चीजें भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, सरकारी खजाना जो है उसको लूटेंगे और वहां से जो है हम अपने लिए हथियारों का बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक मठाधीश का शिष्यत्व भी स्वीकार किया। आजादी के लिए उन्होंने ड्राइवरों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने मोटर ड्राइवरी भी सीख ली और चंद्रशेखर ने काकोरी की सरकारी खजाना जो है उनको लूटा। फिर क्या किया उन्होंने इसके लिए बहुत सारे ड्राइविंग करनी थी उनको, तो उन्होंने ड्राइविंग सीखी और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो काकोरी है वो सरकारी खजाना जो है वो उन्होंने लूट लिया। इस कांड में पकड़े जाने पर बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जो है उनको फांसी दी गई तथा बख्शी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। यह करने पर भी चंद्रशेखर और भगत सिंह को सरकार गिरफ्तार न कर सकी। जब ये सब चीजें हुई थी तो उसमें इनके साथ साथ कौन थे, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जो थे, ये दोनों इनके साथ थे। अब ये दोनों तो क्या हुए, ये दोनों तो पकड़े गए और जब पकड़े गए तो इनको क्या हो गई, फांसी हो गई। और बख्शी जो था उसको क्या दे दिया, आजीवन कारावास यानी उम्र कैद जो है वो सुना दी गई। बट चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए थे और वो आगे इसी की और भी जो है योजना जो है बनाते रहे कि अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे। अब नेक्स्ट अगर दूसरी घटना पूछी जाती है तो आप ये वाली लिख सकते हो जिनमें उन्होंने सरकारी खजाना लूटा था। ठीक है, दूसरी घटना, अगर आपको घटनाएं बोली जाती है, अगर एक घटना बोली जाती है तो एक लिख देना, अगर घटनाएं बोली जाती हैं तो आप इस तरह से घटनाएं याद करना कि दूसरी घटना मेरी कौन सी है, ये वाली, तो आप सेकंड घटना ये वाली लिख देना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 1928 में साइमन कमीशन भारत के झगड़ों की जांच के लिए आया। साइमन कमीशन जो कि एक कमीशन था जो ब्रिटिश में उनके उसमें ब्रिटिश के सदस्य थे जो कि सारे के सारे ब्रिटिश थे, उनमें किसी को भारतीय को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया था। तो जब साइमन कमीशन आया था और वो ये देखने आया था कि भारत में जो है किस तरह से कौन सी चीजें चल रही हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने इंडियंस में से किसी को भी नहीं लिया था। तो वो जब आया भारत की झगड़ों की जांच करने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने इसका बड़ी सख्ती से विरोध किया। जितने भी राष्ट्र के स्वयंसेवक थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो मतलब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया। परिणामतः क्या हुआ, उन्हें सरकार की लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा। तो फिर से क्या हो गया, उनको लाठियां पड़ी, उनको इस विरोध के लिए उनको दंड दिया गया, जिससे क्रोधित होकर सारे भारत ने जनता ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इस वजह से क्या हुआ, अब सरकार ने बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, विरोध क्यों कर रहे हो, तो फिर बाकी की जनता जो है वो बहुत ज्यादा विरोधी हो गई और उन्होंने ये कहना लगा कि साइमन वापस जाओ, ये वाले नारे जो है उन्होंने लगाना शुरू कर दिए और इस चीज का विरोध किया। लखनऊ में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू पर लाठियां बरसाई
और वे घायल हो गए। लखनऊ की बात कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू पर भी लाठियां बरसाई गई। अब इसमें देखो बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उन सभी का नाम आता जा रहा है, तो आप इन सभी चीजों को भी इन्वॉल्व करना अपनी घटना में। लाहौर में भी साइमन कमीशन का पूरी सख्ती से क्या किया गया, विरोध किया गया, और वहां के आकाश में साइमन कमीशन वापस जाओ ये वाले नारे जो हैं वो गूंजने लगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय काले झंडों के साथ नारे लगा रहे थे और उन पर पुलिस अफसर स्कॉट जो है उन्होंने निर्ममता पूर्वक प्रहार किया। ठीक है, यानी बहुत ही बेरहमी से उन्होंने उन पर प्रहार किया, जिससे पायल नहीं होगा, घायल होगा, जिससे घायल अवस्था में ही उनका कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, देहावसान हो गया। किन के बारे में बता रहे हैं, लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय जो है वो काले झंडे लेकर के नारे लगाए जा रहे थे, तब उनको क्या किया गया, कौन से अफसर थे, स्कॉट जो थे, उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन पर क्या किया, उन पर बहुत ज्यादा प्रहार किया, जिसकी वजह से वो घायल हो गए और कुछ समय पश्चात उनकी क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर के सारे देश में क्या हो गया, शोक व्याप्त हो गया। और इस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आजाद जो है क्रांति की ज्वाला जो है धधका रहे थे। पूर्वी भारत में जो चंद्रशेखर थे वो इसके मतलब वो चीज तो अलग चल ही रही थी, बाकी आगे बता रहे हैं कि पंजाब में क्या क्या चीजें हो रही थी। और चंद्रशेखर जो थे वो पूर्वी भारत में जो है लोगों के साथ जो है इस क्रांति के लिए बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जाते हैं, यानी संघर्ष दिखा रहे हैं कि किन किन का संघर्ष था। तो आपको यहाँ पे बीच में बहुत सारे क्रांतिकारी है वो भी दिख रहे हैं, उनको भी आप लिख सकते हो। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इस सर्ग में। आगे देखते हैं उधर पश्चिम भारत में सरदार भगत सिंह। पूर्व में कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे, तो पश्चिम में कौन थे, सरदार भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन किया कि सारे जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सभी आए। अब इस क्रांतिकारी सम्मेलन में कौन कौन आया, यहां से स्टार्ट होती हमारी तीसरी घटना। ठीक है, तीसरी घटना क्या हुई थी कि उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें उन्होंने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, लाला लाजपत राय के जो जिन्होंने उनकी हत्या की थी उनको मारेंगे, इसकी प्लानिंग करनी थी उनको। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन करवाया, जिसमें कौन कौन थे, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्र नाथ दत्त, सरदार भगत सिंह आदि सभी देशभक्त जो है वो उपस्थित हुए कि हम सब मिलकर के एक प्लान बनाएंगे। सबके सहयोग से चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। आजाद इस सेना के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बोला कि मैं जो हूं यहाँ इसमें, मतलब वो मेन थे लीड करने वाले कि किस तरह से क्या क्या करना है। लाहौर में चंद्रशेखर ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर के लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस अफसर कौन, स्कॉट जो हैं जिन्होंने उनको मारा था और उसकी वजह से कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा हमको लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना है और उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर के, और पुलिस अफसर स्कॉट जो थे उनकी हत्या करने की योजना बनाई। पर स्कॉट के स्थान पर कौन मारा गया, सैंडर्स जो है वो मारा गया। आगे ये थी हमारी तीसरी घटना की योजना बनाई गई, ये सब चीजें। ठीक है, तो तीसरी घटना आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, इससे अंग्रेज जो थे वो भयभीत हो गए, डर गए कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं भारतीय, तो डर गए थोड़े से। और उन्होंने असेंबली में जनता रक्षा बिल जो है वो प्रस्तुत किया, जिसे अध्यक्ष विठल भाई पटेल ने पास नहीं होने दिया। इनके जो अब भारत में भी तो बहुत सारे लोग थे, जो सरकार जो थी वो चाहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्होंने क्या किया, विठल भाई जो थे उन्होंने इसका बिल जो है वो पास नहीं किया। 8 अप्रैल को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्होंने क्या किया, असेंबली में बम फेंका। जब बम फेंका तो उससे क्या हुआ, अंग्रेज सरकार जो थी वो भयभीत हो गई कि ये तो और ज्यादा खूंखार हो गए, ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर दोनों राष्ट्रभक्त जो थे अंग्रेज सरकार द्वारा बंदी बना लिए गए। कौन कौन बंदी बना लिए गए, एक तो थे हमारे कौन, एक तो थे हमारे भगत सिंह और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अंग्रेज सरकार ने बंदी बना लिया। और पहले तो उनको बोला कि भाई इनको आजीवन क्या देंगे, हम कारावास देंगे, लेकिन बाद में इनको क्या दे दी, फांसी की सजा दे दी। और आजादी का सारा भार जो थे अब किसके ऊपर आ गया था, चंद्रशेखर के ऊपर आ गया था, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग जो थे उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो है भगत सिंह को बंदी बना लिया था और उनको कह दिया गया था कि इनको फांसी दी जाएगी, और उनके साथ साथ बटुकेश्वर दत्त जो थे उनको भी बंदी बना लिया था। तो अब इनका पूरा का पूरा भार किनके ऊपर आ गया था, चंद्रशेखर के ऊपर आया था। नेक्स्ट यहां से शुरू होता है हमारा तृतीय सर्ग, जो कि बलिदान, यानी कि अब हम किनके बारे में देखेंगे, जो चंद्रशेखर है उनके बलिदान के बारे में। अब तक हमने उनके संघर्ष देखे कि क्या क्या कर रहे थे, वो क्या क्या देश के लिए कर रहे थे। अब आती है बात किसकी, बलिदान की। चंद्रशेखर आजाद उन दिनों मध्य प्रदेश की सातार नदी के किनारे जो है हनुमान मंदिर की कोठड़ी में विश्राम किया करते थे। ठीक है,
वहां की प्रकृति बड़ी ही सुहावनी थी, चारों ओर पलाश के लाल लाल फूल जो थे वो फैले हुए थे। एक रात को मास्टर रुद्रप्रयाग और चंद्रशेखर भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए भविष्य की योजना बना रहे थे। वो सोच रहे थे कि भारत माता को हम कैसे आजाद कराएं, किस तरह से हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हो, तो उसके लिए वो एक प्लानिंग बना रहे थे। रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंद्रशेखर। तो रुद्रप्रयाग से आजाद ने कहा कि तुम कुछ दिनों तक चुपचाप रहकर संगठन शक्ति को मजबूत करो। मैं नहीं चाहता कि कहीं हड़बड़ी और जल्दबाजी में तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाए। तो रुद्रप्रयाग को उन्होंने कहा कि तुम जो है धीरे धीरे संगठन जो है, जो हमारी फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो। हम नहीं चाहते हैं कि हड़बड़ी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से हमारी सेना थोड़ी कमजोर पड़ जाए और तुम्हारी जो है वो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो तुम संकट में ना आओ, इसके लिए तुम थोड़ा सा अभी इस चीज को थोड़ा स्लो करो। चंद्रशेखर ने पलाश के फूलों पर एक दृष्टि डाली और भावुक होकर कहा, यह धरती जो पलाश के लाल लाल फूलों की चूनर ओढ़े है, उसमें मुझे बिस्मिल, अशफाक, रोशन, खुदीराम बोस और यतेंद्रनाथ का रक्त जो है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब वो बैठे थे, बात कर रहे थे, तो वो पलाश के फूल कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो उन लाल रंगों को देखकर बोल रहे थे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि मातृभूमि ने एक लाल कलर की चुनरी ओढ़ रखी है, लेकिन मुझे इन फूलों की जगह क्या दिख रहे हैं, मुझे उनका रक्त दिख रहा है। किन किन का, बिस्मिल का, अशफाक का, रोशन का और खुदीराम बोस और यतेंद्र का, मुझे उसमें रक्त दिख रहा है। भगत सिंह और राजगुरु को मृत्यु दंड मिला है। अभी तक इन दोनों को क्या मिला हुआ था, मृत्यु दंड मिला हुआ था। अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से ही उसका आंचल रंग दिया है। ये सारी वो बातें कह रहे थे। इस कृत्य के लिए, मतलब इस काम के लिए मैं अंग्रेजों को छोड़ नहीं सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, और इसके लिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकता, और आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का जो है बिगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व जो है पूरा करना ही होगा। अब इनको ये था कि मुझे अब कैसे भी करके मेरे जितने भी जवान है, मेरे देश के जितने भी नागरिक है, जिन सभी का खून जो है बहा है, तो मैं अब उसके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे अब इनको दंड देना ही है। आगे क्या होता है, एक दिन आजाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध जो है भाषण सुना रहे थे कि हमको क्या करना है, शस्त्रों के साथ जो चीजें हैं उसके साथ हमको क्रांति करनी, तो उसके लिए वो भाषण सुना रहे थे। कहां पर, फूलबाग में। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं आजाद जो है सभा को भंग न कर दे। उनका यह विचार भ्रम ही था। आजाद ने कहा, मैं प्रयाग में जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता हूं, कानपुर में पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है देखना चाहता हूं, और प्रयाग में संकट को दूर करने का उपाय सोचूंगा। जब आजाद जो थे वो फूलबाग में जो है क्या कर रहे थे, भाषण सुन रहे थे। किसके खिलाफ, कि सशस्त्र जो किया जाता है उसके खिलाफ वो सुन रहे थे, कर नहीं रहे थे, वो सुन रहे थे। जब वो भाषण सुन रहे थे तो उस टाइम पर उनका फ्रेंड था, जो कि कौन था, उनका विद्यार्थी, सॉरी फ्रेंड तो नहीं, विद्यार्थी था गणेश शंकर। उन गणेश शंकर ने कहा कि देख भाई, कुछ करना मत और ऐसे अभी कुछ भी मत करना। तो उसने कहा, तू जैसा सोच रहा है मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या करना है। मुझे जो है किससे मिलना था, जवाहरलाल नेहरू से मिलना था, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कानपुर में कैसी स्थिति चल रही है, क्या क्या चल रहा है पार्टी का, और मैं प्रयाग में भी जो है उसके भी संकट जो है उनको दूर करने की मैं प्लानिंग कर रहा हूं। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं जो तू सोच रहा है कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा। प्रयाग के उत्तरी भाग में वृक्षों के नीचे आजाद अपने मित्रों से बात कर ही रहे थे कि अल्फ्रेड पार्क के पास आकर पुलिस की गाड़ी रुकी। अब वो क्या कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे प्रयाग में उत्तरी भाग में, और वृक्षों के नीचे बैठ के वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग कर रहे थे कि आगे हम क्या क्या करेंगे। इतने में ही क्या हुआ, अल्फ्रेड पार्क के पास में कौन आए, पुलिस की गाड़ी आके रुकी। जब गाड़ी रुकी तो उसमें से आजाद ने तुरंत अपने मित्रों को विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो चलो, जाओ यहाँ से, और पिस्टल में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। अपने फ्रेंड्स जो थे जिनसे वो बात करते उनको तो सबको भेज दिया, और खुद ने पिस्टल में क्या डाल दी, गोली डाल के उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने पिस्टल की पहली गोली जो है एक देशी अफसर का जबड़ा तोड़ दिया, जो उनके साथ आया था पुलिस फोर्स में, देशी अफसर जो था उसका जबड़ा तोड़ दिया। एसपी नॉट वाबर ये देख करके हैरान था। उसने वृक्ष की ओट ली, मतलब उसकी मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट लिया ना, उसकी आड़ में है ना। इस समय आजाद अकेले ही पुलिस का सामना कर रहे थे, कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दिया था और खुद ही अकेले खड़े थे लड़ने के लिए। लगातार 1 घंटे तक युद्ध चलता रहा। सारा वातावरण जो है गोलियों की आवाज से गूंज गया। अंत में जब पिस्तौल में एक ही गोली शेष रही तो आजाद असमंजस में पड़ गए, सोच लगे कि अब क्या करूं, अब तो मेरे पास गोलियां ही नहीं है, खत्म हो गई, सिर्फ एक ही गोली है। तो उन्होंने सोचा कहीं पुलिस के हाथों पकड़ा ना जाऊं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, किंतु कुछ क्षणों के बाद देश के उस लाडले सपूत ने अपनी ही पिस्तौल की गोली से अपनी ही कनपट्टी पर मारी और सदैव के लिए भारत माता की गोद में सो गया। उन्होंने क्या किया,
अपनी बंदूक में जो एक ही गोली थी, अब सोचा कि अंग्रेजों के हाथों क्यों मरूं, खुद से ही कर लेता हूं, तो उन्होंने खुद ही क्या किया, अपने कंठपट पे गोली रखी और खुद को मार दिया और इनकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण भारत की जनता उनकी मृत्यु को सुनकर के रुदन करने लगी, मतलब रोने लगी। चारों ओर वीर बलिदानी आजाद की जय जयकार के नारे जो है वो लगने लगे। आजाद के शौर्य और साहस का जो स्मरण कर आज भी जनता जो है उनके मन में राष्ट्र प्रेम की क्या होती है, भावना जागृत हो जाती है। आज भी जब हम पढ़ रहे हैं तो भी हमको क्या लगता है कि देखो कितना कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया था। और इस तरह से उनका जो ये हमारा खंड काव्य है वो संपूर्ण होता है कि जिसमें हमने 3 सर्ग थे, इसमें 3 ही सर्ग थे जिनमें हमने आजाद के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या संघर्ष किए थे, क्या क्या बलिदान किए थे, और ये खंड काव्य यहीं पर ही पूर्ण होता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे जो है कि इसका चरित्र चित्रण या इनका प्रतिपाद्य विषय क्या होता है, या और भी इससे रिलेटेड और भी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपको जैसे साइमन कमीशन दे रखा था यहाँ पे, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ था, या और भी इसमें जो भी जितने भी चीजें हुई थी, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन क्रांतिकारियों ने कब कब इनका सहयोग किया था भारत की आजादी के लिए। तो वो सारे क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।